अच्छा, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी, मेरे साथी, युवा मोर्चा के दिनों में भी एक साथ काम करने का अवसर मिला, किरट सोमैया जी, मंच पर उपस्थित सुधेंद्र कुलकर्णी जी और सभी बड़े सम्मानीय आईटी एक्सपर्ट्स, देश भर से आए सभी सम्मानीय महापौर, डिप्टी महापौर, विधायक, आईटी एक्सपर्ट्स, आज सच में मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है जब ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले नेशनल कन्वीनर अरविंद जी से बात हुई कि इस तरह की एक वर्कशॉप मुंबई में होने जा रही है, तो मुझे खुद लगा, शायद मैं पैनल में नहीं थी, मुझे खुद लगा कि मुझे आके अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से बात रखनी चाहिए, क्योंकि 15 साल निरंतर निगम में रहने के बाद दिल्ली नगर निगम भारत का सबसे बड़ा निगम, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 1,71,00,000 पॉपुलेशन की। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसमें रहने वाले 30 लाख स्लम्स बस्तियों में, स्लम्स और जे सेवा बस्तियों में रहने वाले लोगों की। दिल्ली में 45 लाख लोग अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं। 1470 किलोमीटर वर्ग का एरिया और उसके अपने चैलेंजेस। वो दिल्ली जिसमें 7,000 मेट्रिक टन कूड़ा हर रोज जनरेट होता है, 7,000 मेट्रिक टन कूड़ा। वो दिल्ली जिसमें 20 लाख लोग हर रोज आते हैं अपने व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो हम उस देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, उस गौरवमयी दिल्ली की बात कर रहे हैं जो दिल्ली धड़कती है, जो बाहर से आने वाले, क्योंकि नेचुरल पॉपुलेशन अगर दिल्ली की देखें तो लगभग 70 लाख है और 70 से 80 लाख जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली से बाहर से जो लोग आए और वहां बस गए। दिल्ली बड़े दिल की दिल्ली है और मुझे सौभाग्य मिला उस दिल्ली का महापौर एक बार नहीं 2 बार रहने का। 15 साल से एक ही क्षेत्र से मैं इलेक्टेड थी। तो सबसे पहले मन में जिस दिन मैंने शपथ ली तो मन में एक सवाल आया कि आरती, अपने कार्यकर्ताओं के कारण लाखों लाखों कार्यकर्ता दिल्ली में जो हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाया, जिसके लिए कार्य किया, और अपने नेतृत्व के कारण महापौर का सम्मानीय पद तो मुझे मिल गया, लेकिन इस पद के मुताबिक मैं अपने कद को बड़ा कर सकूं, ऐसे कार्य जरूर करने हैं। तो सबसे पहले बहुत बड़ा चैलेंज जो अभी किरट जी बात कर रहे थे, जो आप सब लोग पिछले 1.5 दिन से ये जो बड़ी सोच लेके, बड़े मन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी की हमेशा रहता है कि टेक्नोलॉजी, अपने आप को एम्पावर्ड करें, सशक्त करें टेक्नोलॉजी के द्वारा, और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए, सिस्टम में को जवाबदेही बनाने के लिए, टाइम बाउंड करने के लिए, आसान करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस के थ्रू जाना होगा। तो सबसे पहले 2003 में हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में
हमने बिट्स एंड पीसेस में काम करना शुरू किया था। यूनिट एरिया मेथड इन हाउस टैक्स हमने इंट्रोड्यूस किया और उसको सारा कंप्यूटराइज किया। अभी हमें बहुत बड़े गोल्स अचीव करने थे, तो हमने सबसे पहले हाउस टैक्स जो हमारे पास रेडी डेटा था, हमने कहा इसे सबसे पहले ऑनलाइन डालो। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब 2007 में हम आए तो 4 महीने के अंदर हमारे 7,16,000 टैक्स नेट में टैक्स पेयर्स थे। उनको हमने बढ़ा के, हमने टैक्स नहीं बढ़ाया 1 रुपया भी, लेकिन टैक्स नेट में और लोगों को लाके हमने 10,46,000 लोगों को किया। और सबसे बड़ी खुशी मुझे आज के दिन बताते हुए ये होती है कि 3,68,000 लोग, 3.68 लाख पीपल, उन्होंने ऑनलाइन अमेरिका में बैठे हुए, सिंगापुर में बैठे हुए, थाईलैंड में बैठे हुए, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए, उन्होंने ऑनलाइन टैक्स को भरा। तो एक तो मैं आपको अभी हमारे महापौर कह रहे थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगी। मेरी बहुत अच्छी पीपीटी है, वो जो चाहेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कि हम कितने डिटेल्स में गए हैं उस पर मैं बाद में आऊंगी। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिस जिसको चाहिए वो हम उनको अपनी सीडी के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं, और आप अपने जो एग्जीक्यूटिव विंग है कमिश्नर के माध्यम से उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जब हमारा समय आया तो हम चाहते थे होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड पूरे सिस्टम को, तो उसमें रोल आता है सुधेंद्र कुलकर्णी जी का। सुधेंद्र कुलकर्णी जी ने, मुझे आज भी याद है कि लाल कृष्ण अडवाणी जी ने हमें बुलाया और उन्होंने हमसे कहा कि देखो स्टडी करो सिस्टम अहमदाबाद का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वहाँ पे बहुत सुंदर कार्य किया है और पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है उनका, पेपरलेस गवर्नमेंट की बात करते हैं वो। तो सुधेंद्र कुलकर्णी जी ने हमारा सारे इस काम को कि हम कैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बना सकें, तो टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज ने, TCS ने हमारा एक मास्टर प्लान तैयार किया। तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है सुधेंद्र जी को कि जो हम आज अचीव कर पाए हैं, और इस अचीवमेंट में जो मास्टर प्लान बना है उसमें मेरा ऐसा कहना है कि अभी तक हमने शायद 35% अचीव किया है, और आने वाले समय में हमें इसे 100% तक ले जाना है। ये एक बड़ा प्रोसेस है। अभी एक फेज हमारा पूरा हुआ है जिसे महिंद्रा टेक कर रहा है। आज कॉरपोरेशन में मैं कुछ आपको डिटेल्स देना चाहूँगी कि आते ही फिर हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दिल्ली इतनी बड़ी दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 1.5 लाख एम्प्लॉय, 1,58,000 एम्प्लॉयज़ हमारे, घपले, भ्रष्टाचार। तो ये हुआ कि नहीं, हमें मतलब मैं चूंकि 1997 में इलेक्ट हुई थी और हम ये देखते थे कि जो मेरे सफाई कर्मचारी हैं वो लगभग 40-45% आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि वो यहाँ हाजिरी लगाते थे, नौकरी कहीं और करते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को मिलना था, क्योंकि जब तक हम उसको क्लोज टू 100% नहीं लाते, तो जिस तरह की सफाई की हम बात करते हैं तो हम वो सफाई कैसे दे पाते। जिस तरह की हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम, क्योंकि आफ्टरऑल भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी बात करती है विचारधारा दीनदयाल उपाध्याय जी की। हम बात करते हैं कि हमें समाज के सबसे कमजोर, निरीह, निराश, आश्रित, शोषित उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है। और बायोमेट्रिक्स में हमने अभी तक 7,500 घोस्ट एम्प्लॉयज, उन लोगों को हम निकाल पाने में सफल हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं एवरेज, तो आप बायोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सिस्टम आज की डेट में सिंपल सिस्टम है, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं आता। IT एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, बड़ी सिंपल मशीन्स आती हैं जो 2,500-3,000 हज़ार में लग जाती हैं, और उससे आप पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी अपने स्टाफ की ले सकते हैं।
तो एक ये बायोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउस टैक्स ऑनलाइन कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, हमारी जो पेंशन थी, हम 500 रुपये, जब मैं आई तो हम 500 रुपये 500 लोगों को पर वार्ड, हमारे 272 मेरे काउंसलर, 272 म्युनिसिपल काउंसलर, जिनमें से 172 भारतीय जनता पार्टी के थे। तो वो जो 500 लोग 500 रुपये बांटते थे, 500 लोगों को पर काउंसलर बांटता था 500 रुपये। हमने आते ही उसको 700 किया, फिर अगले साल हमने उसको 1000 कर दिया। 2008-2009 में हम 700 लोगों को, हर काउंसलर 700 लोगों को 1000 रुपये देता था। ये कैश में दिए जाते थे। बहुत बड़े बड़े घपले होते थे इसमें। घपले हमारे काउंसलर्स के माध्यम से भी होते थे, क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था, सिस्टम क्लियर नहीं था, क्योंकि वो पैसा जो था वो पूरा का पूरा ऐसे आ जाता था और फिर तुम बांटते हो। एक तो जब तुम पैसे बांटते हो तो अपने आप को माध्यम नहीं समझते। हम चुने हुए लोग अपने आप को माध्यम नहीं समझते, उससे ऊंचा समझने लग जाते हैं। खुदा के बच्चे समझने लग जाते हैं कि हम अपने हाथ से कैश दे रहे हैं तो जैसे हम बहुत बड़े हैं। तो मेरे इस पे निरंतर, क्योंकि 1997 से पहले 5 साल हमारी सरकार थी। उस सरकार में भी मैं अपनी सरकार के लोगों से लड़ती रही कि ये हम कैश क्यों बांटते हैं। आप हर रोज़ किससे सुनते हो, हर रोज़ चिट्ठियाँ आती हैं, तो हम ये कैश क्यों बांटते हैं। लेकिन वो कैश का सिलसिला चलता रहा। फिर 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार आई, फिर ये कैश का सिलसिला चलता रहा। और मैं हर बार, क्योंकि ऑपोजिशन में थी, तो बहुत मुखर होकर बोलती रही कि हमें कैश नहीं देना है। तो हमने इसको चेक्स की तरफ जैसे ही हम आए तो हमने सबसे पहले कहा, बड़ा विरोध हमारे काउंसलर्स की तरफ से भी हुआ कि बहन जी नहीं, ये कैसे बांटेंगे, कैसे, हमारी तो अथॉरिटी चली जाएगी। ऐसे चेक देते हुए आपकी अथॉरिटी कम होती है क्या? देखिए, मैं उस टाइम पे भी इसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम कर सकती थी, लेकिन उस टाइम पे करना मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे काउंसलर ही मेरे विरोध में खड़े हो जाते, क्योंकि वो तो देना चाहते थे ना जी, बाय हैंड, क्योंकि इससे एक इंटरेक्शन होता है। और सही भी बात है, इलेक्टेड मेंबर का रोज मिलना सामने, हर महीने आपके पास वो 700 लोग आएंगे, तो आपका एक संवाद और एक इंटरेक्शन बना रहता है, उन पे एक आपका हक बना रहता है। तो उसके लिए हमने उसको EFT को इंट्रोड्यूस नहीं किया, हमने चेक्स किए और सब बैंकों से जाके बात की कि ये गरीब लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दिल्ली में अभी भी, मतलब दिल्ली में जिस तरह का मैंने बताया, स्लम 30 लाख लोग हैं, अनऑथराइज एरिया हैं, गांव हैं। तो हर शहर के बीच में, जैसे आप बॉम्बे में देखते हैं, हर अच्छे एरिया के बीच में एक गांव भी होगा और एक बहुत पिछड़ा हुआ एरिया भी होगा। तो उसमें हमने बैंकों से बात करके उनके अकाउंट्स खोले कि अगर वो लोग 200 रुपये भी शुरू में नहीं जमा कराते, उसके बावजूद भी आप उनका करिए, क्योंकि ये सरकारी चेक आपके बैंक में आएंगे। और ये एक हमने प्रोसेस 2007 में जब हम आए थे, उसी साल हमने शुरू किया और आज वो इतनी सक्सेसफुली है कि आज हम जब बात करते हैं, क्योंकि चेक्स सब काउंसलर चेक्स देते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में जो प्रोसीजर हमने चलाया है सेकेंड फेज में, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली उनके बैंक में हो जाए और उसको आना भी ना पड़े, ऐसा भी सिस्टम करने का है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसमें हमें ज़रूरी है कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों को हमारे पास ना आना पड़े। ये सिस्टम की एक खूबी होती है। अब हम बात करते हैं ई रिक्रूटमेंट की। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जब हम MCD में आए तो बहुत सारे टीचर्स नहीं थे हमारे पास, बहुत कमी थी टीचर्स की। देखो, कांग्रेस वाले तो जवाबदेही की कोई बात ही नहीं करते, उनके तो लाखों लाखों करोड़ के घोटाले, हमारा इतनी सी भी बात होती है सारा दिन टीवी पे चलता है, बिकॉज वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। हम बार बार क्लेम करते हैं हम अलग हैं, हम साफ हैं, हम सच्चे हैं। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो छोटा सा भी छींटा हम पे आता है तो उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं, और उठनी ज़रूरी है। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की स्पीच आपने अभी सूरजकुंड में भी सुनी होगी, तो यही एक था, हम इलेक्टेड मेंबर्स की जिम्मेदारी तो 3 गुना बढ़ जाती है
कि हम और रिस्पॉन्सिबल हों, हम और रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। हम आए तो टीचर्स की कमी, 1800 स्कूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, 9,14,000 बच्चे। सबसे पहले तो मेरे पास NCERT के कुछ ऑफिसर्स आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी भी लगभग 6.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं और उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। प्राइमरी स्कूल की जिम्मेदारी है, प्राइमरी टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल बच्चे आएँ। तो हमने उसमें कोशिश करी। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 11,22,000 बच्चे हमारे एफर्ट से हमने टीचर्स का, सारे जितने 1800 प्रिंसिपल्स था उनका प्रिंसिपल्स को मैंने संबोधन किया और उनसे ये कहा कि आप जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को घर घर भेजें। किस बच्चे का भाई नहीं आता, सिबलिंग्स नहीं आते, दूसरे नहीं है, उन सब पे काम करें। तो फॉर्चुनेटली हम आज 11,22,000 बच्चों को कर पा रहे हैं। तो टीचर्स की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट में हमारे पास एक सिस्टम आया कि मैम आप अगर सिस्टम को अगर आप लोग दखल ना दो, क्योंकि सबसे बड़ा दखल होता है पॉलिटिकल लोगों का, कि अगर आप लोग दखल ना दो तो हम इसको सबको कंप्यूटर पे डाल देते हैं। तो हमने देखिए क्या सिस्टम लिया, हमने कहा हमारा बिल्कुल दखल नहीं। और हमारे न दखल का मतलब था कि 3200 टीचर में एक भी आरती मेहरा के कहने पे नहीं होगा, एक भी मेरे मंत्री या मेरे पार्टी के नेतृत्व अगर कहे कि ये टीचर मेरे घर की बच्ची है इसे लगा दो, तो वो मैं नहीं लगा पाऊंगी। लेकिन हमने एक ठोस निर्णय लिया और हम शान से कह सकते हैं कि उसके बाद हमने 3200 जनरल कोटा में 1% फिक्स की और रिजर्व कोटे में 1% फिक्स की, और उसके मुताबिक जितने उसमें आते थे उन सब 3200 लोगों को लिया और क्लोज कर दिया चैप्टर। ठीक है, हम नहीं कर पाए अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट, और हमें यह भी सुनने को मिलता है कि आपने ही ठेका ले रखा है सब अच्छाई का, कांग्रेस तो सब। लेकिन फिर हम यही बात करते हैं ना जी, ठीक है, ये सुनने को मिलता है और ठीक बात भी है कि कार्यकर्ता क्यों मरे हमारे लिए अगर हम उनके लिए आउट ऑफ द वे नहीं जा सकते, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन अगर हमें लंबे समय तक चलना है, और जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमें सत्ता की भूख नहीं, भूख के साथ नहीं करना, हमें सुशासन के साथ करना है। एज वी टॉक ई गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस, सुशासन की ओर चलना है। तो हमें फिर उस सोच, उस मानसिकता से चलना पड़ेगा। और जब मैं ये कहती हूँ अपने कॉन्फिडेंस, अपनी पूरी शक्ति के साथ कहती हूँ कि मेरा एक टीचर नहीं लगा, मैं आपका भी नहीं लगा सकती, तो कोई मेरे पे दबाव नहीं डाल सकता। और वो 3200 लोग जिनका जायज़ हक उन्हें मिला, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के शासन की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं। जैसे हम शान से कहते हैं छत्तीसगढ़ का PDS सिस्टम उसे अवार्ड देता है यूनाइटेड नेशन। हम शान से कहते हैं कि गुजरात, उसकी डेवलपमेंट का मॉडल, गुजरात में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उस पे हम शान से कहते हैं उसमें अवार्ड मिलते हैं। तो अगर इस प्राउड फैक्टर को अपने अंदर लाना है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सही डिसीजन लें, पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में निर्णय लें, तो हम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होंगे। इसके साथ ही जस्ट टू सॉर्ट, हाँ जी, इंटरप्ट यू, विल नीड टू क्लोज। पार्डन, अच्छा इसको खत्म करने, ओके ठीक है। बहुत मैं बस 2 पंक्तियां कह के जिसमें पूरा सार आ जाएगा हम जिस बदलाव की बात करते हैं। आपने कहा आप जो आपके जितने लाइसेंसेस हैं, पब्लिक जो लाइसेंस लेने बार बार दफ्तरों के धक्के खाती है, आप उनको ऑनलाइन कर दीजिए। वो सिस्टम में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, ज़्यादा वो नहीं आएगा, आपके जितने हैं उनको ऑनलाइन करिए। तो देखिए पब्लिक जो लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, शॉप लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस जो रिक्वायर्ड है तय बाजारी के, वो सब इसमें हो पाएंगे। मैं बस 2 पंक्तियां कहूँगी कि बदलाव की परिकल्पना में परिपक्वता का भाव देखो। बदलाव की परिकल्पना में परिपक्वता का भाव देखो। आरंभ से अंत के बीच का अंतराल देखो, टाइम फ्रेम, आरंभ से अंत के बीच का अंतराल देखो। 2 युगों को जोड़ते संचार का आकार देखो, और युगों के इस विलय में कौन है पतवार देखो, कौन है पतवार देखो।
बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम इंडीड वेरी हैप्पी टू बी हेयर। और अरविंद जी का, विनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।